हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश लौट आए। शिमला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन उनके द्वारा अर्पित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से जुड़े विषयों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राजीव गांधी को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिकता और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश लौटने के बाद जब उनसे CWC की बैठक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की इस बैठक को संगठन और आगामी राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र का शुभारंभ 21 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक स्वर्गीय विजेंद्र सिंह और रामचंद्र भाटिया के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। दोनों पूर्व विधायकों के प्रति सदन में शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित होगी। सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से जहां अपनी योजनाओं और नीतियों को सदन के माध्यम से सामने रखा जाएगा, वहीं विपक्ष की ओर से भी विभिन्न जनहित के मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है। मानसून सत्र के दौरान प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं, सरकारी नीतियों और जन समस्याओं से जुड़े विभिन्न मुद्दे भी उठाए जाएंगे। विपक्ष सरकार के विभिन्न मामलों पर जवाब मांग रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के देश के प्रति योगदान को याद किया। राजीव गांधी जी की 82वीं जन्म दिवस है और इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का आग्रह भी करता हूं, क्योंकि आज का दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो दूसरे प्रधानमंत्री बने आज़ादी के बाद जिन्होंने अपनी प्राणों का बलिदान दिया। अब जब राजीव जी सत्ता में थे तो आज जो जनजी आंदोलन, जिसे जनजी कह रहे हैं, 18 साल की उम्र के हमारे जो युवा थे, राजीव गांधी जी ने की दूरदर्शी सोच ने उस समय सोच लिया था और वोटिंग राइट को 21 साल से हटाकर 18 साल किया था। ये राजीव गांधी जी की ही देन थी कि आज 18 साल का वोटर आज लोकतंत्र में तय करेगा कि किसके पास सत्ता की ताकत होनी चाहिए, अपने वोट के माध्यम से तय करेगा। ये लोकतंत्र की विशेषता ही है। और महिलाओं को 33% आरक्षण उस समय दिया जिस समय महिलाएं हमारे घूंघट में रहती थी। और पहले जब चुनाव हुआ 73 और 74 संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से महिलाओं के आरक्षण के लिए तो कम महिलाएं मिली। आज मुझे खुशी है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या इस पंचायती राज संस्थाओं में आज 54 के करीब हमारी महिलाओं की संख्या आई है। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन हमारे श्री राजीव गांधी जी की देन है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी हम 68 के करीब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल है। 10 स्कूल बनाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों को हम आने वाले वित्तीय वर्ष में और पैसा उपलब्ध करा के अच्छे स्कूल बनाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी की सोच थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट भी शुरू किया और नवोदय विद्यालय उनकी देन है। और आज गरीब बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ता है, टेस्ट के थ्रू पढ़ता है और उसके बाद आज वो कई प्रशासनिक सेवाओं में कई अच्छे विश्व स्तर पर अपना नाम नवोदय स्कूल के बच्चों के कमा रहे। उसी प्रकार से हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बन रहे हैं, क्योंकि दिन में हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध करवाए जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हम राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनाया है और उसको आगे लेकर हम जा रहे हैं। इसी तरह जैसे राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना हमने शुरू की है। अगर आज किसान को 80 रुपये गेहूं का मूल्य मिल रहा है
50 रुपये मक्की का मूल्य मिल रहा है, 30 रुपये अदरक का मूल्य मिल रहा है और तकरीबन 150 रुपये किलो हल्दी का मूल्य मिल रहा है। तो ये राजीव गांधी प्राकृतिक खेती के अनुसार मिल रहा है, कोई केंद्र सरकार की योजना के तहत नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि कई केंद्र के नेता सांसद आकर केंद्र सरकार का गुणगान करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं हम लेकर आए हैं। अभी 80 रुपये किलो के हिसाब से हमीरपुर में जब मैं गया था तो हमने गेहूं खरीदा और तकरीबन 23 लाख रुपया हमने उनके अकाउंट्स में डाला और पहला नॉर्थ इंडिया का प्राकृतिक खेती के बारे की टेस्टिंग लैब हमीरपुर में स्थापित की गई है। और निश्चित रूप से कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा नॉन प्राकृतिक है, इन सब चीज़ों को वो देखेंगे। देखो, CWC की बैठक में मुद्दों पर चर्चा होती है, एक स्पष्ट संदेश देने की बात होती है और निश्चित रूप से CWC की बैठक में हमारे जो GSO है उन्होंने उसको प्रेस को संबोधित किया है। हम तो उस बैठक में हमने अपने विचार जो रखने थे वो रखे हैं और निश्चित रूप से CWC अपने एक एजेंडे के साथ एक पार्टी का एक कार्यक्रम लेकर आएगी। उस पार्टी के कार्यक्रम को हम जनता तक पहुंचाएंगे। नहीं, केंद्र सरकार के बाद बजट सेशन के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है। और आज मानसून सेशन के बाद हम जाएंगे तो उसके बाद जो अधिकार की बात होगी बात करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा BBMP का एक फैसला आना है जिसमें अगर किशाऊ बांध पर आगे बढ़ना है तो उस फैसले का बहुत अच्छा परिणाम आएगा। नहीं तो हमारे पास जो पानी हमारा बहता हुआ सोना है हिमाचलियों का, 75 लाख लोगों की जनता का, उस पर हमारी निगाहें टिकी है। अगर वो फैसला आता तो हर साल हमें 1500-500 करोड़ रुपए की और आय होगी। तो मैंने अभी आने से पहले बात की, सभी हमारे जो वकील कपिल सिब्बल जी पीर हो रहे हैं, 2-3 हमने बड़े वकीलों की टीम खड़ी की है। तो 15 साल से वो फैसला डिक्री हमारे फेवर में हुई है। 15 साल से उस पैसे को लड़ने की लड़ाई हम लड़ी होगी, लेकिन हमने उसको बहुत जोर से लड़ा है और मुझे लगता है कि उसमें हरियाणा ने तो एफिडेविट दे दिया है, लेकिन पंजाब सरकार कुछ आनाकानी कर रही है। भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करके अगर आगे बढ़ना चाहती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा हिमाचल के लोगों को होगा और हमारे पानी का फायदा हरियाणा को होगा, दिल्ली को होगा, राजस्थान को होगा। पहला मानसून 70 है जो पिछले 20 सालों में 10 दिन का रखा गया, जबकि सरकार जो होती है वो हमेशा विधानसभा 70 कम रखती है, चाहे मानसून 70 भी कम रखती है। और निश्चित रूप से जब मानसून 70 कम रखा जाता है तो उनका मतलब होता है कि मुद्दों पर चर्चा न की जाए। ये हमारी सरकार पहली है जो मानसून 70 को बढ़ाकर रख रही है। अब बात ये है कि ये मुद्दों पर बात करें। अगर कल से ही तख्तियां लेकर इन्होंने वॉकआउट करना है तो किस मुद्दे पर करना है? और जल्दी हम चाहेंगे कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आए, जो भी फैक्ट्स ये लेकर आएंगे उसका जवाब हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी देंगे और हम खुद भी देंगे। कोई किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से जब ये फैक्ट्स लेकर आएंगे तो हमको भी अच्छा लगता है कि कहाँ फैक्ट्स लेकर आए हैं और कैसे किस प्रकार के फैक्ट्स लेकर आए हैं। और हम जो फैक्ट्स लेकर आएंगे, हमारे पास तो कागज है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ चुके हैं। और हम तो चलो वो तो व्हाइट पेपर में आएंगे। हमारे जो कैबिनेट की मीटिंग में व्हाइट पेपर कमेटी बनेगी जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी सब लोगों की नज़रों में आएगा। और हम व्हाइट पेपर इसलिए लाना चाहते हैं कि जनता को ये पता लगे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की संपदा को किस तरह लुटाया है और क्यों लुटाया गया है। और मैं हर बात को फैक्ट्स के साथ बताना चाहता हूँ कि लुटाना, देखो, अगर हम संपदा को बचाने के लिए आते हैं, हम 5 साल के लिए चुन के आते हैं और 5 साल फिर जनता तय करेगी। आज हिमाचल के हक की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार लड़ रही है, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, हमारे विधायक, सभी कार्यकर्ता लड़ते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो विधानसभा 70 है, मेरी उनसे प्रार्थना है, विपक्ष के सभी विधायकों से, खासकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से, आप खुलकर बोलिए, हम उन्हें खुलकर समय देंगे। अगर आपने वॉकआउट भी करना है तो आप वॉकआउट भी करिए, और अगर गैलरी में आना तो गैलरी में भी आइए, लेकिन हमको बोलने जरूर दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे बोलने के अधिकार को आप छीन लोगे। हमको बोलने नहीं देंगे, नारे लगाएंगे, हमारे आएंगे। वो इन्होंने, होता है, चुनाव आने वाले हैं ना, तो सोशल मीडिया में तो बीजेपी जीत रही है और सोशल मीडिया में तो कोई उनको हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ सोशल मीडिया का। दीप कमल में जो 50 आदमी बैठे वो सोशल मीडिया पर यही कार्य करते हैं, उनका दायित्व बनता है ये कार्य करने का, करे।
लेकिन सच्चाई को रखें। लेकिन कई जगह आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया की कई एक दो मैंने देखा है पत्रकारों की बात की, पत्रकार बोल रहे हैं भैया फैक्ट्स लिखोगे तो कोई आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। फैक्ट्स नहीं लिखोगे तो अगर आप समाज में वातावरण दूषित करोगे और झूठ बोलकर वातावरण दूषित करोगे तो उसके खिलाफ तो कानून बना हुआ, हमने नहीं बनाया वो कानून। बीएनएस कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, वो तो 4,000 के करीब 4-5 हजार के करीब तो वेबसाइट और वेब चैनल बंद कर चुके हैं। हमारे तो सिर्फ वो होता है कि जहां झूठ होता है उस झूठ के खिलाफ अगर किसी ने बात FIR करवाई है, ये कोई सरकार नहीं करवाई, आम आदमी भी तो करवा रहा है। आजकल क्या हुआ कि ब्लैकमेलिंग करने का ट्रेंड चला गया। एक मोबाइल लेकर कोई माइनिंग की वो बात कर लेता है, फिर वो डरता है, फिर दूसरे की बात कर लेता है। तो ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए सरकारों में भी, और आम आदमी की भी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई ब्लॉगर होते हैं कि नेगेटिव हम चलाएं तो हमारी ज्यादा नेगेटिव न्यूज चलती है। तो ये मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए, सरकार के विरुद्ध रखिए, सच्चाई रखिए, फैक्ट्स पर रखिए, ये हम चाहते हैं।